मैं गौतम प्रसाद साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 3 में एक पेपर इनकम टैक्स एंड लॉ पेपर की क्लास लेंगे जो CC 6 है। आज हम इसमें चर्चा करेंगे रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी पर। मतलब किसी भी SSC का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ का हम लोग चर्चा करेंगे। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन SSC? क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर SSC का टैक्स लायबिलिटी उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिसाइड किया जाता है। किस इनकम पे उसको टैक्स लगेगा, किस इनकम पे उसको टैक्स नहीं लगेगा, इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग में डिस्कस किया हुआ है। हम लोग चाहते हैं तो जो बेसिस ऑफ रेसिडेंस होता है उसमें हम लोग देखेंगे तो जो भी SSC होते हैं बेसिकली जैसे इंडिविजुअल हुए या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती हैं, तो इसके लिए 2 कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट फर्दर 2 कैटेगरी में जाता है। एक होता है ऑर्डिनरली रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो ओवरऑल हम लोग अगर स्टडी करें तो हम लोग 3 कैटेगरीज में रेसिडेंशियल स्टेटस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बांटा जाता है। ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। बाकी जो SSE होते हैं जैसे फर्म्स या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुए या कंपनी हुए या फिर अदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हुआ, तो वहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस 2 ही होता है, या तो रेसिडेंट इन इंडिया होता है या नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होता है। क्लियर? तो हम आज चर्चा करेंगे इंडिविजुअल में रेसिडेंशियल स्टेटस का कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी पर्सन रेसिडेंशियल स्टेटस में वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया होगा या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया होगा या फिर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। तो इसको समझने से पहले हम लोग को जानना है 2 चीज़ें, मतलब 2 कंडीशंस होते हैं। एक होता है रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए कंपलसरी कंडीशंस और एक होता है एडिशनल कंडीशंस। यानी हम लोग समझ लीजिए कि एक कंडीशंस जो है वो फर्स्ट कंडीशंस मान लेते हैं कैटेगरी 1 हो गया, तो इसमें कंपलसरी होता है फुलफिल करना। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में जो है अगर वो किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करता है, जो मैंने अभी कंडीशंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसमें से कोई भी एक कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये बेसिक कंडीशंस को वो फुलफिल किया, यानी कंपलसरी जो बोल सकते हैं सेंस में कि बेसिक कंडीशंस को ये फुलफिल करता है। अब बेसिक कंडीशंस में क्या है कि फर्स्ट थिंग्स कि जो पर्सन है वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा उसमें वो एटलीस्ट 182 डेज और मोर वो स्टे करना चाहिए, यानी वो इंडिया में रहना चाहिए। ही और शी हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी उसको प्रीवियस ईयर में उसको 182 डेज मिनिमम रहना है। दूसरा जो हमारा इसमें कंडीशन है बेसिक में कि वो इंडिया में ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ
365 days or more during 4 previous years immediately preceding the relevant previous years, and also he has been for a period of 60 days or more during the relevant previous years। यानी पहला बेसिक कंडीशन था कि उसको रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स में 182 डेज रहना है इंडिया में, और दूसरा कंडीशन है बेसिक में कि वो जो इमिडिएटली हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स है उसके पहले के 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज रहना है, और साथ ही उसको रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना है। क्लियर है? तो ये जो 60 डेज वाला कंडीशन है ये 182 डेज अगर फुलफिल नहीं हो पाता है तो उस केस में ये दूसरे वाले केस को देखते हैं। यानी ये दोनों में ये बेसिक कंडीशंस जो है ये दो कंडीशंस हैं, इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को अगर फुलफिल कर लेता है तो वो एसएससी हमारा रेसिडेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, तो वो एसएससी यानी इंडिविजुअल हमारा रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। क्लियर है? यानी बेसिक कंडीशंस के फुलफिल करने से रेसिडेंट इन इंडिया होगा, और बेसिक कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ तो वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। क्लियर है? इसके साथ हम लोग आगे आते हैं एडिशनल कंडीशन। तो ये एडिशनल कंडीशन रेसिडेंट इन इंडिया के स्टेटस को फर्दर दो कैटेगरी में बांटता है। एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करने से एसएससी या इंडिविजुअल ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा, और अगर एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। क्लियर? अब इसमें क्या है एडिशनल कंडीशंस, ये हम लोग को समझना है। तो ध्यान रखना है, एडिशनल कंडीशंस में दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशंस है कि ही शुड रिमेन इन इंडिया एज अ रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर्स। यानी कहने का सेंस है कि जो पर्सन्स है वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स के प्रीवियस 10 years में एटलीस्ट एनी 2 years वो एज अ इंडियन रेसिडेंट रहा हो, फर्स्ट। एंड सेकेंड है he should stay in India for at least 730 days or more during 7 years immediately preceding to previous years। और दूसरा कंडीशन है, कहने का मतलब है कि वो जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स है उसके प्रीसीडिंग 7 years में वो 730 डेज इंडिया में रहा हो। यानी इसका दो कंडीशन होता है हमारे एडिशनल में। पहला कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर्स में एनी 2 years वो एज ए रेसिडेंट, और दूसरा 730 डेज स्टे क्या हो, एटलीस्ट 730 डेज स्टे क्या हो इमिडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स के 7 प्रीवियस ईयर्स में, तो वो एडिशनल कंडीशंस में ये हमारी आती है। तो ये एडिशनल कंडीशंस में ये ध्यान रखना है कि एडिशनल कंडीशंस में दोनों हैं और एंड टर्म लगाओ, यानी दोनों को फुलफिल करना है तो एडिशनल कंडीशन हमारा फुलफिल होगा, और अगर दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो एडिशनल कंडीशंस फुलफिल नहीं कहलाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो हम लोग कंक्लूसिव एस्पेक्ट्स में बोल सकते हैं कि जो बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन है, तो बेसिक कंडीशन के आधार पे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट डिवाइड होता है, और एडिशनल कंडीशन के आधार पे रेसिडेंट्स को फर्दर दो कैटेगरी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में डिवाइड करते हैं। बेसिक कंडीशंस दो है, दोनों में से किसी भी एक को फुलफिल करते हैं तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, और दोनों में से फुलफिल नहीं हो पाता है और है यानी एक करना है और नहीं होता है बेसिक कंडीशन फुलफिल तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। और दूसरा हम लोग आते हैं एस्पेक्ट्स, एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर लिया तो जो रेसिडेंट है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, और अगर बेसिक कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर है? और इसी के आधार पे हम लोग टैक्स लायबिलिटी का भी स्टडी करते हैं। तो
तो टैक्स लायबिलिटी के लिए ये ध्यान रखना है कि रेसिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी कैसे चार्ज होता है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये ध्यान रखनी है कि अगर दो पर्टिकुलर चीज़ें होता है, एक अराइजिंग सोर्स और एक एक्रूड सोर्स, यानी हमारा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है और दूसरा इनकम रिसीव कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि किसी भी तरह का इनकम अगर उसका एक्रूइंग सोर्स या रिसीविंग सोर्स इंडिया में है, एक्रूइंग सोर्स या रिसीविंग सोर्स दोनों में से कोई भी एक चीज़ इंडिया में है, तो वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी में भी लगेगा टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल और नॉन रेसिडेंट्स में भी टैक्सेबल होगा। और अगर कोई भी इनकम का एक्रूइंग सोर्स या रिसीविंग सोर्स डीम टू बी एज्यूम किया जाए, यानी एनी काइंड ऑफ इनकम एक्रूड और रिसीव्ड दैट विल बी डीम्ड, माना जाए कि वो इंडिया में है, तो उस केसेस में भी रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी में भी टैक्सेबल और नॉन रेसिडेंट्स में भी टैक्सेबल। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि एनी इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया बाय NSSC in previous year from such business or profession which is controlled from India or profession if then set up in India, मतलब किसी भी तरह का बिजनेस से जिसका कंट्रोल इंडिया से हो या किसी भी तरह का प्रोफेशन जिसका सेटअप इंडिया में हो और उस तरह के बिजनेस या प्रोफेशन से किसी भी तरह का इनकम अर्न हो रहा है, चाहे वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स में टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी में टैक्सेबल होगा, बट नॉन रेसिडेंट्स में वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर। और एनी इनकम अराइज्ड और एक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड देयर, कोई भी इनकम आउटसाइड इंडिया में एक्रू होता है या अराइज होता है और हम लोग वहाँ रिसीव करते हैं, तो उस केस में ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स में टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी में टैक्सेबल नहीं होगा और नॉन रेसिडेंट्स में भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर। और हम लोग एक इनकम होता है कि एनी अनटैक्स्ड इनकम ऑफ पास्ट ईयर्स which is received or accrued outside India which is brought in India in the previous year, मतलब कोई भी अनटैक्स्ड इनकम जो पास्ट ईयर्स के इनकम है, मतलब जो हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स है उसके पहले की किसी भी तरह का इनकम है जो एक्रू या राइज हो चुका था और उसको अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स में इंडिया रेमिट करते हैं यानी सेंड करते हैं यानी इंडिया में लाते हैं, तो उस इनकम पे भी न ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नहीं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नहीं नॉन रेसिडेंट्स में उसका टैक्स लायबिलिटी बनेगा। यानी पास्ट अनटैक्स्ड इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा किसी भी रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर उसको प्रीवियस ईयर में इंडिया लाया गया। थैंक यू।